नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर लेखों का अध्ययन करेंगे कि जब साझेदार लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की लेखा वर्ष के मध्य में मृत्यु हो जाती है तो फर्म के लेखा पुस्तकों में हम किस प्रकार से लेखांकन करते हैं, समायोजन करते हैं तथा मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण करते हैं, उसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। देखिए, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार के लेखा वर्ष के मध्य में मृत्यु हो जाती है तो उसको पूंजी के साथ कौन कौन सी राशि दी जाती है, तो वे समस्त राशियां जिन पर मृत साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अधिकार रखता है तो वो उसकी मृत्यु या निवृत्ति की तिथि तक हम गणना करेंगे तथा उसका पूंजी खाता बनाकर उसकी जो पूंजी है उसमें जोड़कर उसकी देय राशि का निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए हमने एक क्लास पहले लगा ली है जिसमें साझेदार के लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु पर कौन कौन सी राशि का किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो उस वीडियो का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देखें। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप ये पूरी क्लास अटेंड करें तभी आपको ये जो पर्सन है वो समझ में आएगा कि जब साझेदार लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार के लेखा वर्ष के मध्य में मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से फर्म के लेखा पुस्तकों में हम लेखांकन करते हैं। तो ये वीडियो है वो आप पूरा देखें, पूरी क्लास अटेंड करें तभी आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से लेखांकन कार्य किया जाता है। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर आपकी प्रश्न दिया गया है कि ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार थे तथा लाभ का वितरण 5:3:2 के अनुपात में करते थे। 31/3/17 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। देखिए, बैलेंस शीट दे रखी है ए, बी, सी की। नीचे जो समायोजन दिया गया है उनको देखते हैं। 12/6/2017 को ए की मृत्यु हो जाती है। ए के उत्तराधिकारियों व शेष साझेदारों में निम्नलिखित सहमति हुई। अब देखिए, जब हम जो मृत साझेदार है उसको देय राशि का निर्धारण करेंगे तो जो उसकी मृत्यु की तिथि है उस दिनांक तक जो भी समायोजन नीचे दिए गए हैं उनका हम एक एक करके वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाए मृत साझेदार का तो वो आसानी से बन जाइए। ठीक है, तो मैं किस प्रकार से इसका लेखांकन करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अब इसके जो बिंदु है उन बिंदुओं का हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के लाभ के औसत का 2.5 गुना करना है। पिछले 4 वर्षों का लाभ हमें दे रखा है, ठीक है, ख्याति की गणना कर लेंगे। दूसरा बिंदु है कि 8,500 मशीनरी, 28,000 विनियोग, 11,000 स्टॉक, 12,000 एवं भवन का मूल्यांकन 25,000 पर किया गया। वह डूबत ऋण 500 रुपये के थे। तो जो 2 नंबर बिंदु है इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने से हमें पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि की गणना का पता कर लेंगे कि कितना पुनर्मूल्यांकन का लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है। नंबर 3 बिंदु है लाभ में हिस्से की गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर करनी है। तो पिछले वर्ष का लाभ है वो 13,000 रुपये है। 2016-17 का लाभ ऊपर दे रखा है 13,000 रुपये, तो लाभ की गणना हम कर लेंगे तीसरे बिंदु में। चौथा बिंदु है पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक दर से लगाना है, ठीक है, लगा देंगे। 5वां बिंदु है उन्होंने 30,000 की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी जिसका वार्षिक प्रीमियम लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाता था में हिस्सा, बिल्कुल उसमें हिस्सा निकाल लेंगे। नंबर 6 बिंदु है मृत्यु की तिथि तक आहरण 2400 रुपये के व उस पर ब्याज 200 रुपये था, ठीक है, आहरण भी दे रखा है और उस पर ब्याज भी दे रखा है, तो ब्याज की गणना हमें नहीं करनी पड़ेगी, ब्याज की गणना की हुई है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 4,000 रुपये दायित्व है। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व पर बैलेंस शीट में कितना दे रखा है 10,000 रुपये और उसके विरुद्ध दायित्व कितना है 4,000 रुपये, तो इसका समायोजन हम कर देंगे। नंबर 8 बिंदु है वेतन 12,000 रुपये वार्षिक। तो ए का वेतन है वो 12,000 रुपये वार्षिक है और ए की मृत्यु है वो 12/6/17 को हो गई है। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 12 जून 2017 तक जो भी अवधि है उसका हमें वेतन निकालना पड़ेगा। 9वां बिंदु है ए को दे धनराशि में से 28,650 उसने उत्तराधिकारी को तत्काल दे दी गई, वह शेष राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी गई। ए का पूंजी खाता व ए के उत्तराधिकारी का खाता बनाइए। तो देखिए, जो बिंदु नीचे दिए गए हैं उन बिंदु का एक एक करके हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे चलिए देखते हैं।
देखिए प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है कि ए का पूंजी खाता व ए के उत्तराधिकारी का खाता बनाएंगे। तो हम ए का कैपिटल अकाउंट का प्रारूप बना के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वर्किंग नोट करने के बाद में हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो नीचे देखो वर्किंग नोट मैंने कैसे बनाया है। वर्किंग नोट में सबसे पहले एक नंबर बिंदु पर था ख्याति। ख्याति के लिए कहा गया था कि औसत लाभों का 2.5 गुना। तो सबसे पहले हम औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ हो गया 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 बट्टे 4। तो औसत लाभ आ गया 15,000। ख्याति है वो औसत लाभ का 2.5 गुना है। तो औसत लाभ के हिसाब से ख्याति आ गई 37,500 रुपये। अब ABC का जो अनुपात था वो अनुपात था 5:3:2। कितना है? 5:3:2। तो ए का हिस्सा हम निकालेंगे। तो ख्याति में ए का हिस्सा हो गया 37,500 गुना 5/10 18,750। देखिए जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है तो हम क्या प्रविष्ट करते हैं? शेष रही साझेदार अकाउंट डेबिट टू अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार का पूंजी खाता। तो यहाँ पर शेष कौन रह गया? बी और सी रह गए। तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो 18,750 जो ए का ख्याति का हिस्सा है वो बी और सी में उनके लाभ के अनुपात में डेबिट कर देंगे। तो 18,750 को बी और सी में 3:2 में जब बांटेंगे तो बी के आगे 11,250 और सी के आगे 7,500 रुपये। ठीक है। नंबर 2 में जो प्रश्न में दिया गया था उसके हिसाब से जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया? देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए लिखा है कि एकस्व है वो 8,500 रुपये और पहले पेटेंट कितना था बैलेंस शीट में? 11,000 रुपये। तो पेटेंट में क्या हो गई? कमी हो गई। देखिए संपत्तियों में कमी होती है तो टू डेबिट साइड में लिखते हैं रिवोल्यूशन के, और संपत्तियों में वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो कितनी कमी हो गई? 11,000 में से 8,500 घटा दिया, 2,500 रुपये की कमी होगी। तो डेबिट साइड में 2,500 रुपये लिखेंगे। मशीनरी है वो 28,000 की। पहले मशीनरी कितने की थी? 30,000 रुपये की। 2,000 रुपये की कमी होगी तो डेबिट साइड में 2,000 रुपये। विनियोग 11,000। पहले विनियोग कितने के थे? बैलेंस शीट में 10,000 रुपये के। तो 1,000 का विनियोग बढ़ गया तो क्रेडिट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये। उसके बाद में स्टॉक 12,000 रुपये। पहले स्टॉक कितना है देखिए बैलेंस शीट में 10,000 रुपये और बढ़ के कितना हो गया? 12,000। तो बाई क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक 2,000 रुपये। मैंने जैसे बताया कि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट साइड में, संपत्तियों में कमी होती है तो क्रेडिट साइड में। भवन का मूल्यांकन 25,000 रुपये किया गया। पहले भवन कितने का था? देखिए बिल्डिंग 20,000 रुपये की है, बढ़ गया 25,000 रुपये हो गई तो संपत्तियों में वृद्धि होगी। और रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग लिखेंगे 5,000 रुपये। ठीक है। वह डूबत ऋण कितनी है? 500 रुपये। तो डूबत ऋण को लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। तो इन सब का लेखा जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट में करते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट में लेखा करने के बाद में क्रेडिट की सारी मध्य हमने क्रेडिट में लिख दी, डेबिट की सारी मध्य डेबिट में लिख दी और हमारा प्रॉफिट आ गया 3,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद में दिया गया लाभों में हिस्से की गणना। तो लाभों में हिस्से की गणना के लिए कह रखा है कि पिछले वर्ष के लाभों में हिसाब से करनी है। तो 2016-17 का लाभ है वो है 13,000 रुपये। दूसरी बात कि लाभों में हिस्से की गणना समय के आधार पर करनी है और एक की मृत्यु है वो 12 जून 2017 को ही है। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 12 जून 2017 तक की जो अवधि है वो अवधि हमें पहले ज्ञात करनी है। तो 1 अप्रैल 17 से 12 जून 17 तक कितने दिन होते? अप्रैल के 30 दिन हो गए, मई के 31 दिन हो गए और जून के 12 दिन हो गए। कुल 73 दिन का हमें निकालना है लाभों में हिस्सा। तो ए का लाभों में हिस्सा, तो ए का लाभों में हिस्सा देखिए कैसे निकालेंगे। पिछले वर्ष का लाभ है 13,000 रुपये इंटू 73/365। ठीक है। ये तो होगी अवधि के आधार पर इंटू 5/10। 5/10 क्यों? क्योंकि ए का हिस्सा है वो 5:3:2 के हिसाब से 5/10 होता है और हल करने पर आ गया 1,300 रुपये। तो ए का लाभों में हिस्सा कितना हो गया? 1,300 रुपये। देखिए साझेदार जब लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की लेखा वर्ष के मध्य में मृत्यु होती है तो उसका लाभों में जो हिस्सा हम निकाल लेते हैं तो उसकी प्रविष्टि होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है। तो एंट्री हमने क्या कर रखी है नीचे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,300 रुपये। उसके बाद में कह रखा था कि पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है हमें 10% की दर से। तो ए की पूंजी कितनी है? बैलेंस शीट में देखनी पड़ेगी पहले हमें। ए की पूंजी है 40,000 रुपये। ए की पूंजी कितनी है? 40,000 रुपये।
तो ए की पूंजी 40,000 रुपये। अब ब्याज निकालेंगे तो ब्याज हमें 73 दिन का निकालना है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक जो अवधि होती है वो 73 दिन होती है। तो 73 दिनों का जब ब्याज निकालेंगे तो 40,000 गुणा 73/365 इंटू दर कितनी है 10%, तो 10/100 हल करने पर आ गया 800 रुपये। तो ए की पूंजी का ब्याज हो गया 800 रुपये। उसके बाद में प्रश्न में कह रखा है 5वें बिंदु में कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है वो 30,000 रुपये की ले रखी है। तो JLP में ए का हिस्सा हो गया वो हो गया 30,000 गुणा 5/10 बराबर 15,000 रुपये। आहरण पर ब्याज के लिए प्रश्न में साफ साफ कह रखा है कि आहरण 2400 रुपये और ब्याज 200 रुपये, तो गणना करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नंबर 7 बिंदु में कह रखा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बैलेंस शीट में 10,000 रुपये है। और बिंदु संख्या 7 में कह रखा है कि उसके विपरीत दायित्व है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के लिए दायित्व है वो 4,000 रुपये। तो बच्चे कितने 6,000 रुपये में ए का हिस्सा निकालेंगे तो 6,000 गुना 5/10 बराबर 3,000 रुपये ए का हिस्सा होगा। उसके बाद में विनियोग उतार चढ़ाव संचय यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है हमारे पास 2,000 रुपये। देखते हैं बैलेंस शीट में कितना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 गुना 5/10 बराबर 1,000 रुपये होगा। तो देखिए यहाँ पर 2,000 रुपये गलती से लिखा गया है, इसको आप 1,000 रुपये मानेंगे कि जो विनियोग उतार चढ़ाव में ए का हिस्सा होगा वो 2,000 गुना 5/10 1,000 रुपये होगा। इसको 1,000 कर लें। उसके बाद में वेतन की बात करते हैं नंबर 9 बिंदु में। तो ए का वार्षिक वेतन है वो 12,000 रुपये, हमें तो 73 दिनों का निकालना है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक की जो अवधि होती है वो 73 दिन होते हैं। तो 12,000 गुना 73/365 हमने किया तो हल करने पर आ गया 2,400 रुपये। तो ये जो नीचे जितने भी बिंदु थे उन सभी बिंदुओं का हमने वर्किंग नोट तैयार कर लिया है। ये देखिए प्रश्न में जितने भी बिंदु है पहले नंबर से लेकर अंत के नंबर तक जितने भी बिंदु थे उनका हमने वर्किंग नोट तैयार कर लिया है और ऊपर जगह छोड़ दी एज कैपिटल अकाउंट के लिए और उसके नीचे वर्किंग नोट सभी बिंदुओं का तैयार कर लिया है ताकि जब हम प्रश्न को हल करें तो सेकंडों में प्रश्न हल हो जाए तथा गलती होने की संभावना बिल्कुल भी न रहे। तो हमने सब कुछ हल कर लिया। अब देखिए इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फटाफट कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और उसके अलावा ए के जो उत्तराधिकारी का खाता है वो भी हम बनाएंगे। देखिए ए का कैपिटल अकाउंट, तो ए का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ए की पूंजी कितनी थी 40,000 रुपये, ऊपर बैलेंस शीट में हमने देखी तो बाय बैलेंस बीडी 40,000 रुपये। ठीक है, अब बैलेंस शीट में जो देने वाली मदें हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या बैलेंस शीट से सीधे ए को दिया जाएगा। तो लायबिलिटीज में देखिए रिजर्व है, तो रिजर्व कितना 6,000 रुपये। तो इस रिजर्व में ए का हिस्सा निकालेंगे तो 5/10 करेंगे, 6,000 गुना 5/10 तो 3,000 रुपये आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए एसेट्स साइड में गुडविल कितनी है 10,000 रुपये और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 1,000 रुपये। देखिए जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है या साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है उस ख्याति खाते को अपलिखित करने के लिए हम प्रविष्टि क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो सभी पुराने साझेदार हैं उन सभी में हम गुडविल को उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, तो गुडविल को जब हम बांटेंगे तो ए का हिस्सा होगा 10,000 गुना 5/10 वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना 1,000 रुपये। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को भी हम अपलिखित करेंगे बांटेंगे तो उसकी भी प्रविष्टि क्या होगी डेबिट साइड में होगी कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार से लेखा किया गया है। तो सबसे पहले गुडविल को हमने टू साइड में लिख दिया, टू गुडविल अकाउंट। तो कितनी थी 10,000 गुना 5/10 किया तो ए का हिस्सा आ गया 5,000। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है वो 1,000 रुपये है। तो 1,000 रुपये को हमने 5/10 किया तो आ गया 500 रुपये। ठीक है, और रिजर्व है वो 6,000 रुपये था लाइबिलिटी साइड में, तो रिजर्व को हमने बाई साइड में बाई रिजर्व अकाउंट 6,000 गुना 5/10 किया तो 3,000 रुपये।
यह हो गई बात बैलेंस शीट वाले की। अब जो हमने गणना की है बिंदु वाइज वर्किंग के नोट में, उन सब का लेखा कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो सबसे पहले हमने ख्याति की गणना की है, तो ख्याति की गणना में हमने प्रविष्टि कर रखी है बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ए का तो हम खाता बना ही रहे हैं, ए कैपिटल अकाउंट, तो बी और सी दोनों डेबिट है, तो इनको क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीच कैपिटल अकाउंट 11,250 और बाई सीज कैपिटल अकाउंट 7,500 लिख दिया। चलो ठीक है, तो बिंदु वाइज हम कैपिटल अकाउंट में लिखा करेंगे ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे। उसके बाद में हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो ए बी सी तीनों का है, हमें निकालना है सिर्फ ए का। तो ए का प्रॉफिट अब हम लिखेंगे तो 3,000 गुना 5/10 करेंगे, क्योंकि ए का हिस्सा है वो 5/10 है। तो 3,000 गुना 5/10 करने पर बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में हमने गणना करी, किस नाम से लिखेंगे, उसके बाद में हमने गणना करी। देखिए लाभों में हिस्से की गणना, तो साझेदार का लाभों में हिस्सा आया 1,300 रुपये। कितना? 1,300 रुपये। 1 अप्रैल से लेकर 22 जून तक एक का हिस्सा आया 1,300 रुपये। और इसके लिए प्रविष्टि बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो 1,300 रुपये को बाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखिए हमने नीचे लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,300 रुपये। ठीक है, उसके बाद में देखिए पूंजी पर ब्याज की हमने गणना की है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना कितनी आई? 800 रुपये। तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 800 रुपये। उसके बाद में हमने आरण पर ब्याज की बात की थी, तो आरण के ब्याज को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो आरण 2400 रुपये टू ड्राइविंग्स 2400 और आरण पर ब्याज है वो 200 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट 200 रुपये। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है वो 30,000 रुपये की ली गई है। तो ए का हिस्सा आ गया 15,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है वो 10,000 रुपये था, जिसमें से 4,000 दायित्व के घटा दिए 6,000 रुपये। 6,000 में ए का हिस्सा आया 3,000 रुपये। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को ए के कैपिटल अकाउंट में बाई WCR 3,000 रुपये। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं, तो वो कितना था? 2,000 रुपये। और एक का हिस्सा हमने निकाला 2,000 गुना 5/10 बराबर 1,000 लिखना है। यहाँ पे 2,000 गलती से लिखा गया, तो इस 1,000 की पुष्टि हमने क्रेडिट साइड में कर दी बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं अंतिम बिंदु सैलरी का। तो सैलरी उस एक ही है वार्षिक 12,000 रुपये, हमने 73 दिनों की निकाली, 73/365 बराबर 2,400 रुपये आ गए। तो 2,400 रुपये हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाई सैलरी 2,400 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात हम पहले ही कर सकते हैं, पहले ही कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में 1,300 रुपये उसके हिस्से के आए लाभ हो गए, और उसको हमने लास्ट में लिखा है, जबकि गणना हमने पहले ही कर ली। तो ये देखिए, ये लाभों में ए के हिस्से की गणना हमने इस प्रकार से कर रखी है 1,300 रुपये। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट जो हमने वर्किंग नोट बनाया है, उस वर्किंग नोट के बिंदु के हिसाब से हमने तैयार किया, ताकि कोई भी चीज़ हम लिखने से न भूलें और गलती बिल्कुल भी नहीं हो कैपिटल अकाउंट बनाने में। एक ही तो ए का कैपिटल अकाउंट बन चुका है। क्रेडिट साइड की जोड़ आ गई 86,750, जिसमें से डेबिट साइड की जोड़ घटाने पर हमारे पास एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 78,650 रुपये। एज एग्जीक्यूटर अकाउंट का मतलब होता है कि ए के उत्तराधिकारी के खाते में हमने कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए? 78,650 रुपये ट्रांसफर कर दिए। क्रेडिट साइड की जोड़ में से डेबिट साइड की जोड़ को घटाया तो अंतर आ गया 78,650, और एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया ए के उत्तराधिकारी खाते में। अब प्रश्न में कहा गया है कि ए का खाता भी बनाना है, पूंजी खाता, और ए के उत्तराधिकारी खाता भी बनाना है। तो हमने एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया है। तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो 78,750 को लेते हैं बाई एज कैपिटल अकाउंट 78,650 रुपये। अब प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न का अंतिम बिंदु देखिए क्या कहता है। प्रश्न का अंतिम बिंदु कहता है कि ए को दे धनराशि में से 78,650 उसने उत्तराधिकारी को तत्काल दे दी तथा शेष राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी। तो 78,650 में से 28,650 तो उसको नगद देनी है, किसको? ए के उत्तराधिकारी को। तो ए के उत्तराधिकारी के खाते में हम
प्रविष्टि देखते हैं तो टू बैंक अकाउंट 28,650 बैंक के हमने नगद भुगतान कर दिया तत्काल, और जो शेष राशि है वो उत्तराधिकारी के ऋण खाते में डालनी है। तो एज एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट 50,000 रुपये उसके ऋण खाते में हमने डाल दिए। तो इस प्रकार से जब एक साझेदार की लेखा वर्ष के मध्य में मृत्यु होती है या लेखा वर्ष के मध्य में साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म की लेखा पुस्तकों में हम इस प्रकार से प्रविष्टि करते हैं, तथा मृत साझेदार का जो कैपिटल अकाउंट है वो किस प्रकार से बनाते हैं वो आपके सामने मैंने इस प्रश्न में बताया है कि मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि तक समस्त जो उसकी राशि है उसको हम वर्किंग नोट के हिसाब से गणना करेंगे तथा कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और जो उसकी अंतिम राशि है उसको प्रश्न में कहे अनुसार ये नगद भुगतान करने नगद भुगतान करेंगे, उसके उत्तराधिकारी को ऋण खाते में डालने तो ऋण खाते में डालेंगे। जैसा प्रश्न में कहा गया उस हिसाब से हम हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, कोई बिंदु समझ में नहीं आया, वर्किंग नोट में कोई भी जो बिंदु है वो आपके समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से किसकी गणना की गई है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ करें, ताकि शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और आप मेहनत करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।